वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। आर्या की जैसे ही नजर दीवार पर गई उसे अपना अक्स दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो दिखाई दे रहा अक्स उसका था ही नहीं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से देखने के बाद भी उसे इस चेहरे की आदत नहीं ही पाई थी। वो उठकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने वो ढीला व्हाइट टॉप अपने कंधे से थोड़ा हटाया। उसने देखा कंधे पर अभी भी बैंडेज बंधा है। नहीं सिर्फ कंधे पर बल्कि पेट, हाथ, पैर और भी कई जगह बैंडेज और घाव के निशान थे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि चेहरे पर जड़े घाव नहीं थे, सिवाय आप माथे पर एक को छोड़कर, लेकिन वह बालों में छिप जाता था। कुछ देर में वो नहाकर बालकनी में खड़ी हो गई। बाहर का नजारा देखने के बाद उसे पता चला कि वो कल रात से रही है और अब शाम हो चुकी है। वो कल शायद 11 बजे सोई हुई थी और अब पूरी 20 घंटे की नींद लेने के बाद उसे हल्का फील हो रहा था। नैना ने अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। अपने चाचा के साथ बड़ी हुई नैना किसी किलिंग मशीन की तरह काम करती थी। उसने अपने माँ बाप को बचपन में खो दिया था। उसने फाइटिंग की हर टेक्निक की सीख लिया था। वो अपने चाचा के पूरे सिक्योरिटी टीम को मैनेज करती थी और उसने कई बार अपने चाचा को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला था। एक दिन वो अपने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी उसके चाचा वहां आ गए। उसके चाचा कभी भी वहां पर नहीं आते थे जब तक कोई जरूरी काम न हो। नैना ने उन्हें देखकर पूछा, सर आप यहाँ? यह उन्हें सिर कहकर ही पुकारती थी। उसके चाचा उसे पास बने गार्डन को और ले गए। नैना ने सभी गार्ड को वहां से जाने के लिए कहा। उसके चाचा नरेंद्र देसाई जाकर टेबल पर बैठ गए। नैना साइड में खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ अपने पीछे रखे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई। नरेंद्र देसाई ने कहा, नैना मैं आज तुमसे तुम्हारा सर या मालिक होने के नाते नहीं मिलने आया हूँ, बल्कि तुम्हारा चाचा होने के नाते मिलने आया हूँ। उन्होंने कुछ देर रुक कर कहा, नैना मैंने तुम्हें बचपन से संभाला है। तुम्हारा खाना, पढ़ाई, ट्रेनिंग के साथ रहने के लिए जगह दी। आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज मैं तुम्हें तुम्हारा चाचा होने के बदले कुछ मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? नैना ने आज पहली बार उन्हें इतने अच्छे बात करते हुए देखा था। वो उन्हें मना ना कर पाई। नरेंद्र देसाई ने उसे जो काम बताया उसके लिए नैना कभी तैयार न होती, लेकिन नरेंद्र देसाई ने खुद की कसम देते हुए कहा, नैना तुम्हें तुम्हारे चाचा की कसम है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। उसी शाम उसके पास कई सारी फाइल्स आ गई। पूरे एक महीने तक उन सभी फाइल को स्टडी करने के बाद नैना को वीके ग्लोबल में भेजा गया। ये काटी की सबसे बड़ी कंपनी थी जो फ्यूल सप्लाई करती थी, साथ ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करती थी। सोना, हीरा, मोती, हर एक चीज जो जीने के लिए जरूरी हो। नैना को वहां से 3 महीनों बाद भरे जाने वाले एक टेंडर की इंफॉर्मेशन निकल कर देनी थी जो बिजनेस इंडस्ट्री में भूचाल लाने वाली थी। नैना उस कंपनी में अपने चाचा की हेल्प से एज असिस्टेंट ऑफ हेड मैनेजमेंट पोस्ट काम करना शुरू किया। उसने अपने इट को चेंज किया था और तो और अपनी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, जिससे उसके पुराने जख्म के निशान जा चुके थे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था और यही वजह थी कि उसके चाचा ने उसे इस काम के लिए सिलेक्ट किया था। ऐसा नहीं था कि उसके चाचा नरेंद्र देसाई ने पहले कभी किसी को नहीं भेजा था लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया था। और यह बात नैना धीरे धीरे जान गई थी। उसने जब अपने सामने कई सारे लोगों को बेरहमी से मरते देखा तो वो खुद बेरहम होने के बाद भी उसे अब रहम आ गया। आखिरकार जब 2 महीनों बाद शांति से रहने के बाद वो दिन आया कि नैना को वो फाइल मिल गई जो वो ढूंढ रही थी। उसने उस फाइल के साथ वीके ग्लोबल को छोड़ दिया और उस जगह के लिए निकल गई जहां उसे वो फाइल नरेंद्र देसाई को देनी थी। लेकिन वो वहां पहुंचती इससे पहले शेरा के साथ कई सारी अनेक कार उसके कार के पीछे आती हुई उसे दिखाई दी। शेरा ने उसके कार के टायर पर शूट किया जिससे उसकी कार पलट गई।
जब नैना की आंखें खुली तो उसने अपने आप को उस जगह पाया जहां वह चाहकर भी जाना नहीं चाहती थी। इस जग को पटल के नाम से जाना जाता था। पूरा अंधेरा था, पास खड़े इंसान का चेहरा देखना मुश्किल था। नैना के दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे, उसके हिलने पर वह जोर से शोर करती। अब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी आवाज निकलना भी मुश्किल था। कई घंटे बीत गए या शायद कई दिन। नैना को कोई मिलने नहीं आया। शायद हफ्ता गुजर गया। एक आदमी अंदर आ गया, उसके हाथों में एक चाबुक था जिस पर नुकीली कील लगी हुई थी। उस आदमी ने उसे इतना मारा था कि वो मौत की दुआ कर रही थी। वो लोग उसके बारे में जानना चाहते थे कि उसे किसने भेजा है। नैना का कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वो आदमी कई बार अंदर आता और उसे अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश करता। 1 महीना गुजर चुका था, उसे एक वक्त का खाना और पानी मिलता, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वो खाना ऐसा होता जो वो सिर्फ जीने के लिए खाती, लेकिन अचानक एक दिन उसे वहां से बाहर निकाला गया। उसे अच्छा भरपेट खाना खिलाया गया और फिर उसे एक वीडियो दिखाया गया। उस वीडियो में उसके चाचा नरेंद्र देसाई अपने बेटे के साथ बात कर रहे थे। उसके बेटे ने उनसे पूछा, पापा आपने उस बिना बाप की औलाद को एक क्यों रखा है? उसे खत्म कर दो ना, ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। उसकी इस बात पर नरेंद्र देसाई ने उसे घूर कर देखा और कहा, कम अकल, उसके बाप ने मरने से पहले उसके नाम की विल बन के रखी है। जब तक वह 25 साल की नहीं हो जाती तब तक कोई उसे कुछ नहीं कर। अगर उसे हुआ तो पूरी जायदाद ट्रस्ट में ही जाएगी। शुक्र मनाओ अश्क, उसे मैंने दिल के बारे में कुछ पता नहीं होने दिया। तो आपने उसे वीके ग्लोबल क्यों भेजा? नरेंद्र के बेटे ने पूछा। उसका जवाब देते हुए नरेंद्र देसाई ने कहा, देखो 4 महीनों बाद वह 25 की हो जाएगी और तब तक वह फाइल को लेकर आ जाएगी, तो हमें वो डर भी मिल जाएगा ही, जिससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और फिर हम उसे मार देंगे। और नहीं ला पाए तो वीके ग्लोबल के लोग उसे मार देंगे, जिससे वो मर जाएंगी। वो जब 25 की होने के बाद मर जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी भी हमें मिल जाएगी और हम उसके मौत का इल्जाम वीके ग्लोबल पर लगा देंगे, जिससे हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। ऐसा करने से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अपने पिता की बात को सुनने के बाद दोनों बाप बेटे जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे और वो क्लिप वहीं खत्म हो गई। उसके साथ नैना के आंखों शायद जिंदगी में पहली बार एक आंसू बहकर नीचे गिर गया। सामने से एक इंसान की आवाज आई जिसने मास्क पहन रखा था। आज रात 12 बजने के बाद तुम 25 साल की हो जाओगी, अब तुम चाहो तो अपने चाचा से मिल सकती हो। उस इंसान ने नैना के फोन से उसके चाचा को फाइल लेने के लिए बुलाया। रात के 10 बजे पूरी सड़क खाली थी। हाईवे के एक और नरेंद्र देसाई कुछ गार्ड के साथ खड़े थे। तभी एक ब्लैक मई बैक कार हाईवे के दूसरी ओर आकर रुक गई। नैना उस कार से नीचे उतर गई। उसके हाथ वाली फाइल थी जो उसे नरेंद्र देसाई को देनी थी। उसने अपने कदम बाए और एक साइड को क्रॉस करके जैसे ही दूसरी साइड गई, एक तेजी से बढ़ता ट्रक उसकी ओर आने लगा। शायद उसके ब्रेक फेल थे। ड्राइवर ने कई बार हॉर्न बजाया लेकिन नैना वहां से नहीं हिली। नरेंद्र देसाई इस सीन को देखकर हैरान थे। वो नैना की ओर भागते इससे पहले ही एक जोर की आवाज के साथ उस ट्रक ने नैना को जोर से टक्कर मार दी और नैना हवा से होते हुए रोड पर गिर गई, लेकिन उसमें अभी भी जान बची थी। उसने अपनी खून से लाल आंखों को खोल कर देखा। नरेंद्र देसाई उसकी ओर नहीं बल्कि उस फाइल की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही फाइल को देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा। फाइल में कोरे कागज थे। नरेंद्र देसाई ने फाइल को हवा में उछाला और नैना की तरफ बढ़ा। नैना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ नरेंद्र देसाई, मैं वापस लौट दूंगी। अपना बदला लेने के लिए मेरा इंतजार करो, मैं वापस जरूर आऊंगी। SHRIRAMANAN। नैना मर चुकी थी लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी। उस मुस्कान में टीका, तकलीफ, दर्द और न जाने क्या क्या था।
और उस मुस्कान से भी जाड़ा दर्द था उसके दिल में। आज इस बात को सोचकर नैना को लगा कि सच में शायद भगवान भी उसकी तकलीफ और दिल्ली ना गई, इसलिए उन्होंने उसे ये रिबर्थ दिया है। एक हल्का एहसास उसे अपने कंधों पर महसूस हुआ, एक उससे घोड़ा छोटा हाथ उसे पकड़ कर खड़ा था। दीप्ति ने उससे कहा, आर्या दीदी चलो खाना खाने। नैना ने उसकी आवाज सुने तो जैसे वो ख्यालों से बाहर आई हो। रात का अंधेरा अपना घर बना चुका था। हर तरफ कालिमा थी। आर्या खड़ी हुई, उसने दीप्ति का पीछा किया। वो डोर की तरफ बढ़ी थी ताकि बढ़ जाकर खाना ला सके, लेकिन दीप्ति ने उसे आवाज दी, दी आप कहाँ जा रहे हो? आर्या ने पीछे पलट कर देखा, खाना लाने? ओह दी, मैंने पहले ही खाना बना लिया है, आप अंदर आ जाओ। इतना बोलकर दीप्ति अंदर से 2 बाउल लेकर आ गई। लिए चटाई थी। दोनों बहनें नीचे जमीन रखी उस चटाई पर पलटी मारकर बैठ गई। दीप्ति ने एक प्लेट में दाल चावल निकल के आर्या की ओर बढ़ाए और उसने अपने लिए भी एक प्लेट में थोड़े दाल चावल निकल लिए। दीप्ति को जल्दी खाने की आदत थी, शायद उसने 10 मिनट में ही सब खत्म किया और वो आर्या को हैरानी से देखने लगी। आर्या बहुत धीरे धीरे खा रही थी। दीप्ति ने पूछा, क्या हुआ दी, आप बीमार हो क्या? आज आप मेरे से भी धीरे धीरे खाना खा रही हो, क्या बात है? हर आर्या ने कहा, मतलब दीप्ति बप्पा लगता हेयर डाई की याददाश्त चली गई। अब मैं क्या करूं, अब मेरा कैसा होगा भगवान? वो एक ताल लगाकर बोल रही थी। तभी उसने सीरियस होते हुए पूछा, वैसे दी आपके साथ हुआ क्या था असल में? हो आपने तो मुझे अब तक बताया ही नहीं। हाँ, वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।